नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और हाजिर हूं एक बार फिर से क्रिप्टो बाजार की तमाम हलचल, तमाम सुर्खियों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है क्रिप्टो बाजार में आज के दिन। तो शुरुआत करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के भाव के साथ। आज वैसे अगर देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट का मूड एक बार फिर से अच्छा देखने को मिला है। बिटकॉइन $65,191 के इंट्राडे हाई पर जाने के बाद $64,670 के आसपास स्टेबल होता हुआ दिखा है। इथेरियम करीब $1,625 के करीब रहा। वहीं सोलाना की अगर बात करें तो ये करीब $78 और XRP करीब $1.06 पर ट्रेड होता हुआ दिखा है। मार्केट में ये बाउंस इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ सेशंस में बिटकॉइन $62,000 से $64,000 के बीच फंसा हुआ था। अब $65,000 के पास पहुंचना शॉर्ट टर्म कॉन्फिडेंस के लिए बेहद ज़रूरी सिग्नल है। लेकिन ध्यान रहे, बिटकॉइन अभी भी निर्णायक ब्रेकआउट जोन में है, कंफर्म्ड बुल रन में ये नहीं है। असर की अगर बात करें तो बिटकॉइन का $65,000 के करीब जाना पॉजिटिव है, लेकिन असली कंफर्मेशन तभी आएगा जब ये लेवल सस्टेन होगा। अगर बिटकॉइन $65,000 से $66,000 के ऊपर टिकता है तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम $67,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर $65,000 से रिजेक्शन आता है यहाँ पर तो फिर $63,000 से $64,000 का जो जोन है वो वापस टेस्ट होता दिख सकता है। इथेरियम और सोलाना में तेज मार्केट ब्रेथ के लिए ये अच्छा सिग्नल है, लेकिन अभी ऑल्ट कॉइन रैली को मजबूत मानने से पहले बिटकॉइन की सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर ज़रूरी है। इंडियन ट्रेडर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो उनको अभी फोमो में यहाँ पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। बिटकॉइन $65,000 के ऊपर टिके तो कंट्रोल्ड लॉन्ग सेटअप बन सकता है। $63,500 के नीचे वीकनेस दिखे तो पोजीशन हल्की करनी यहाँ पर चाहिए। ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड लेने से पहले बिटकॉइन का डायरेक्शन देखें, हाई लेवरेज से यहाँ पर बचें क्योंकि $65,000 के पास रिजेक्शन भी आ सकता है। वहीं आज फिनटेक और क्रिप्टो पेमेंट्स की दुनिया से बहुत बड़ी खबर आई है। स्ट्राइप ने प्राइवेट इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल के साथ मिलकर ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेपैल को खरीदने के लिए करीब $53 अरब की ऑफर दी है। ऑफर प्राइस $60.50 प्रति शेयर यहां पर बताया गया है, जो पेपैल के पिछले क्लोजिंग प्राइस से करीब 28% प्रीमियम है। पेपैल अभी तक इस ऑफर पर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिखा है, लेकिन मार्केट में पेपैल के शेयर्स प्री मार्केट ट्रेडिंग में तेजी से ऊपर गए हैं। ये सिर्फ कॉर्पोरेट M&A न्यूज़ नहीं है, ये क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन वर्ल्ड के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि स्ट्राइप और पेपैल दोनों स्टेबल कॉइन पेमेंट्स को मेन स्ट्रीम फाइनेंस में लाने वाले बड़े प्लेयर्स हैं। पेपैल का PYUSD स्टेबल कॉइन मार्केट में मौजूद है, जबकि स्ट्राइप USDC और अपने ब्लॉकचेन पेमेंट इंफ्रा पर लगातार काम कर रहा है। अगर स्ट्राइप पेपैल डील आगे बढ़ती है तो ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स और स्टेबल कॉइन रेल्स में बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर दिख सकता है। इसके असर की अगर बात करें तो इस डील से स्टेबल कॉइन एडॉप्टेशन को बड़ा पुश मिल सकता है। स्ट्राइप के पास डेवलपर इकोसिस्टम और मर्चेंट पेमेंट इंफ्रा है। पेपैल के पास ग्लोबल कंज्यूमर बेस और पेमेंट ब्रांड है। दोनों का कॉम्बिनेशन क्रिप्टो पेमेंट्स, स्टेबल कॉइन सेटलमेंट और डिजिटल वॉलेट्स को मेन स्ट्रीम बना सकता है। ये सर्कल USDC, PSUSD और ब्रॉडर स्टेबल कॉइन मार्केट के लिए एक बड़ा कॉम्पिटिटिव मूवमेंट है। अगर स्ट्राइप अपना स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर और पेपैल का यूजर बेस जोड़ता है तो ट्रेडिशनल पेमेंट्स और क्रिप्टो रेल्स के बीच गैप और कम हो सकता है। इंडियन ट्रेडर्स को यहां पर क्या करना चाहिए, तो उनको इसे सिर्फ पेपैल शेयर या स्ट्राइप एक्विजिशन न्यूज़ की तरह नहीं देखना चाहिए। ये स्टेबल कॉइन अडॉप्टेशन की बड़ी स्टोरी है। USDT, USDC, PYUSD और पेमेंट लिंक क्रिप्टो इंफ्रा पर नजर रखें। स्टेबल कॉइन अडॉप्टेशन बड़ा होगा तो क्रिप्टो लिक्विडिटी बढ़ सकती है, लेकिन रेगुलेशन भी यहाँ पर सख्त होगी। स्टेबल कॉइन होल्डिंग्स में इशूअर रिस्क और रेगुलेटरी रिस्क समझकर ही यहाँ पर एक्सपोजर रखें। वहीं प्रेडिक्शन मार्केट्स में आज रेगुलेटरी फाइट तेज हो गई। अमेरिका में प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म कैल्शी को लेकर फेडरल रेगुलेटर और मिशिगन राज्य आमने सामने आ गए। मिशिगन की अदालत ने कैल्शी को राज्य में खेलों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स रोकने और कुछ पहले से किए गए ट्रेड रद्द करके पैसा लौटाने का यहां पर आदेश दिया था। राज्य का मानना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसे हैं, लेकिन यूएस डेरिवेटिव्स रेगुलेटर्स CFTC ने कैल्शी को ट्रेड रद्द करने से रोक दिया और खुले सौदे को सामान्य प्रोसेस के अनुसार पूरा करने का निर्देश दिया है। CFTC का तर्क यह है कि कैल्शी एक संघीय रूप से नियंत्रित बाजार है और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स पर निगरानी का अधिकार मुख्य रूप से CFTC के पास है। रेगुलेटर ने चेतावनी दी है कि पहले से पूरे किए गए ट्रेड
बाद में रद्द होने लगे तो बाजार में भरोसा टूट सकता है और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंपैक्ट हो सकते हैं। प्रेडिक्शन मार्केट्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर एक स्टेट किसी ट्रेड को बाद में कैंसिल करा सकती है तो ट्रेडर्स को कॉन्ट्रैक्ट की सर्टेनिटी पर भरोसा नहीं रहेगा। इसके असर की अगर बात करें तो ये खबर प्रेडिक्शन मार्केट्स के लिए रेगुलेटरी क्लैरिटी की लड़ाई है। अगर CFTC की अथॉरिटी मजबूत होती है तो फेडरली रेगुलेटेड प्रेडिक्शन मार्केट्स को एक्सपेंशन में मदद मिलेगी, लेकिन अगर स्टेट्स इलीगल गैम्बलिंग के आधार पर रोक लगती है तो ये सेक्टर फ्रेगमेंटेड को हो सकता है। यहाँ पर कैल्शी पॉलीमार्केट और इवेंट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फाइनेंशियल मार्केट्स हैं या फिर बेटिंग प्रोडक्ट्स हैं। इस जवाब से पूरी इंडस्ट्री का फ्यूचर तय होगा। वहीं इंडियन ट्रेडर्स को यहाँ पर समझना जरूरी है कि उनको प्रेडिक्शन मार्केट्स को क्रिप्टो कॉइन ट्रेडिंग जैसा सिंपल प्रोडक्ट नहीं समझना है। इसमें लीगल रिस्क, इवेंट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क तीनों हैं। भारत में ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर रेगुलेटरी क्लैरिटी अभी कम है। इसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी से ज्यादा एजुकेशन और मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड के रूप में देखें। अगर कोई ऑफशोर प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो लीगल और कंप्लायंस रिस्क जरूर समझें। वहीं अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेशन की सबसे बड़ी कहानी क्लैरिटी एक्ट है, लेकिन आज इस बिल पर पॉलिटिकल ऑपोजिशन तेज हो गया। यूएस सेनेट के कुछ डेमोक्रेट्स क्रिस मर्फी, क्रिस वैन हॉलन और जेफ मर्कली ने क्लैरिटी एक्ट का विरोध करते हुए इसे करप्ट बिल कहा है। उनका आरोप है कि बिल में प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके परिवार की क्रिप्टो डीलिंग से जुड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंसर्न्स को ठीक से एड्रेस नहीं किया गया है। क्लैरिटी एक्ट का मकसद ये तय करना है कि क्रिप्टो एसेट्स को सिक्योरिटीज की तरह ट्रीट किया जाए या कमोडिटीज की तरह, और कौन सा रेगुलेटर किस एसेट पर अथॉरिटी रखेगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री लंबे समय से इस क्लैरिटी का इंतजार कर रही है, लेकिन अब बिल सिर्फ फाइनेंशियल रेगुलेशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल एथिक्स और प्रेसिडेंशियल क्रिप्टो एक्सपोजर की बहस में फंस गया है। अगर क्लैरिटी एक्ट अटकता है या कमजोर होता है तो यूएस क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर पर अनसर्टनिटी बनी रहेगी। इससे एक्सचेंजेस, टोकन इशूअर्स, डीफाई प्लेटफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी मिलने में देरी होगी। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे बड़े एसेट्स पर इसका असर लिमिटेड हो सकता है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स, डीफाई टोकन्स और छोटे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पर रेगुलेटरी अनसर्टनिटी का दबाव ज्यादा रहेगा। मार्केट को क्लैरिटी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स उसे डिले कर सकती है। इंडियन ट्रेडर्स को यहां पर क्या समझना चाहिए, तो उनको यूएस रेगुलेशन को सीरियसली ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल क्रिप्टो सेंटिमेंट अमेरिका से बहुत प्रभावित होता है। अगर क्लैरिटी एक्ट आगे बढ़ता है तो लार्ज कैप क्रिप्टो एसेट्स को सपोर्ट मिल सकता है। अगर बिल राजनीतिक विवाद में फंसता है तो ऑल्ट कॉइन्स में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। स्मॉल कैप टोकन्स में एक्सपोजर कम रखें और रेगुलेटरी रिस्क वाले कॉइन्स में अंधाधुंध खरीदारी ना करें। वहीं दुनिया के सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने आज अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को लेकर बड़ा संकेत दिया है। बाइनेंस के हेड ऑफ स्पॉट ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव्स शुनियत जैन ने यह कहा है कि कंपनी अब सिर्फ ट्रेडिंग एक्सचेंज नहीं करना चाहती बल्कि पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज वाला क्रिप्टो सुपर ऐप बनाना चाहती है। बाइनेंस का मानना है कि नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ सिर्फ स्पॉट और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से नहीं आएगा, बल्कि स्टेबल कॉइन पेमेंट्स, ट्रांसफर्स, टोकनाइज्ड स्टॉक्स, ETFs और ब्रॉडर फाइनेंशियल सर्विसेज से आएगा। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। अभी तक क्रिप्टो एक्सचेंजेस की पहचान ट्रेडिंग फीस और लिक्विडिटी से होती थी। अब बाइनेंस कह रहा है कि यूजर्स एक्सचेंज पर ट्रेड भी करें, पेमेंट्स भी करें, कार्ड से स्पेंड भी करें और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की एक्सेस भी हासिल करें। यहाँ पर जैन ने इमर्जिंग मार्केट्स में डिमांड का भी यहाँ पर जिक्र किया है, जहां कई यूजर्स ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर भरोसा दिखा रहे हैं। असर की इसकी अगर बात करें तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस अब बैंक्स और फिनटेक ऐप्स के कंपटीशन में आ रहे हैं। अगर बाइनेंस सुपर ऐप मॉडल में सफल होता है तो स्टेबल कॉइन का पेमेंट यूज केस बहुत तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी रेगुलेटरी रिस्क भी बढ़ाती है। जब एक्सचेंज पेमेंट, कार्ड्स, टोकनाइज्ड स्टॉक्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सब एक जगह देगा तो रेगुलेटर्स की स्क्रूटनी भी ज्यादा होगी। एक्सचेंज बिजनेस अब कंप्लायंस हैवी फाइनेंशियल इंफ्रा बिजनेस बन रहा है। इंडियन ट्रेडर्स यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ उनको एक्सचेंज चुनते समय सिर्फ लिक्विडिटी और लो फी नहीं देखनी है। प्लेटफॉर्म की कंप्लायंस स्ट्रेंथ, विड्रॉवल रिलायबिलिटी, लोकल रूल्स और FIU स्टेटस देखना भी उतना ही जरूरी है। बाइनेंस जैसी ग्लोबल एक्सचेंज की स्ट्रैटेजी से स्टेबल कॉइन यूटिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन इंडियन यूजर्स को ऑफशोर एक्सपोजर, टैक्स ट्रेल और P2P रिस्क पर सावधान रहना चाहिए। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।